हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जिस अलंकार में एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जुड़े हुए होते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है। आपका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। तो जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं उसमें कौन सा अलंकार होता है। आप बोलोगे उसमें हमेशा सदैव उसमें श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मन्नो भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था। तो आपका सही आंसर होगा कि मन्नो भंडारी को वर्ष 2008 में दिया गया था व्यास सम्मान। तो चलिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका सही आंसर होगा कि अविकारी जो शब्द है वो आपका 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो महामानव बुद्ध नामक जो जीवनी है ये किसके द्वारा लिखी गई है। आपका सही आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा एक जीवनी लिखी गई है। कौन सी। आप बोलोगे महामानव बुद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुक्तक छंदों का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में हम किस कवि को जानते हैं। आपका सही आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है, उस रचना का नाम है जूही की कली। तो ये जो जूही की कली नामक रचना है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित रचना है। और इस रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या किया था, सबसे पहले कि मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। इसलिए मुक्तक छंद के प्रवर्तक के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वाक्य में कौन सा सर्वनाम है वो आपको बताना है। वाक्य होगा आपके समक्ष कि बाहर देख के आओ कोई आया है। तो कोई जो शब्द है यहाँ पे कि कोई आया है तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। आपका सही आंसर है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कोई शब्द है इसमें अनिश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। आपका सही आंसर ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पहला दूसरा तीसरा डॉट 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 निश्चित संख्यावाचक के किस उपभेद में आता है। तो आपका सही आंसर होगा कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा डॉट 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 अनिश्चित। तो आपका सही आंसर होगा कि ये कौन सा वाचक होगा। आपका सही आंसर है क्रमवाचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये क्रम है, ये 1 2 3 4 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये क्रम को दर्शा रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह गाड़ी मेरी है वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। तो यह गाड़ी मेरी है ये क्या कौन सा शब्द होगा। आपका सही आंसर होगा कि यह सार्वनामिक विशेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है आपसे कि शब्दों का प्रकार बताना है उत्पत्ति के आधार पर। आपका सही आंसर होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। आपका सही आंसर है कि इसमें अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया की पहचान आपको किस तरीके से करनी है कि 2 सवाल पूछने होते हैं आपको कि क्या और किसको। तो क्या ये आपका पहला सवाल होगा, दूसरा सवाल होगा आपका किसको। यदि इन दोनों सवालों से
दोनों सवालों को पूछने से आपको उत्तर मिलता है तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगी। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वो आपका अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई। तो वाक्य में कौन सा कारक होगा? कारक पूछा गया है आपसे कि राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई। तो विजय के लिए कुर्सी मंगाई, इस वाक्य में कौन सा कारक होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इसमें संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कारकों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? आप बोलोगे कारक 8 होते हैं हिंदी में। और संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? आप बोलोगे के लिए। तो विजय के लिए ये एक संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है के लिए, इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आप बोलोगे संप्रदान कारक। ऑप्शन बी आपका सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लिंग कैसा शब्द है? तो लिंग जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वह जाने का वादा कर चुका था। वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है? तो इस सवाल में काल पूछा गया है आपसे कि वह जाने का वादा कर चुका था, कौन सा काल होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि इसमें पूर्ण भूतकाल होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो प्रत्यय पूछा गया है आपसे कि प्रत्यय सामान्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। एक होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तदित प्रत्यय। 2 प्रकार से होते हैं। अब पूछा गया आपसे कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसको कौन सा प्रत्यय कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि उसको आप कृत प्रत्यय कहोगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के अंत में लगते हैं, या फिर आप बोलोगे कि जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उनको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पुल्लिंग को छांटिए। तो इन चारों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि नीम जो शब्द है दिया गया ये पुल्लिंग शब्द होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे 2 प्रकार के, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। तो नीम ये किस प्रकार का शब्द है? आप बोलोगे ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, इसमें अव्यय कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग व रचना के आधार पर पूछा गया है आपसे कि कितने प्रकार के होंगे वाक्य। आपका सही आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं प्रयोग व रचना के आधार पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। और 3 प्रकार के कौन कौन से वाक्य होते हैं? आप बोलोगे सरल वाक्य होता है, दूसरा आपका मिश्र वाक्य होता है, और तीसरा आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो ये सामान्य रूप से आपके ये किसके आधार पर होते हैं? प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि सरकारी पत्र आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है? तो सरकारी पत्र में किस स्थान पर होना आवश्यक है पत्र संख्या? आपका सही आंसर होगा कि ऊपर दाईं तरफ होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न दफ्तरों और कार्यालयों में चली जाए उसे कौन सा पत्र कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा पत्र कहेंगे उसको जिससे एक ही
एक ही साथ विभिन्न दफ्तरों या कार्यालयों में सूचना जाती है, आपका सही आंसर होगा कि उसको आप परिपत्र कहोगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो कौन से गवर्नर जनरल थे वो जिनके समय काल में ठगी प्रथा का अंत होता है भारत में? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय काल की बात है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा था? तो प्रतिनिधित्व के बिना टैक्स नहीं अर्थात कर नहीं, यह आपका सही आंसर होगा कि किस क्रांति का नारा था ये? आपका करेक्ट आंसर होगा कि अमेरिका की क्रांति का नारा था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध पूछा गया है आपसे, कब होता है क्रीमिया का युद्ध? आपका सही आंसर होगा कि क्रीमिया का युद्ध 1856 में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचायतों में सुधार के लिए सादिक अली समिति का गठन कब हुआ था? तो सादिक अली समिति का गठन ये किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर होगा कि सादिक अली कमेटी या फिर सादिक अली समिति का गठन ये 1964 में होता है, अर्थात 1964 में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि सादिक अली समिति ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे पंचायतों में सुधार लाने से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया है कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2008 में कन्नड़ भाषा को क्या किया गया है कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो किस वर्ष होता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1984 ईस्वी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अरुण ग्रह का हरा रंग किस कारण होता है? तो अरुण ग्रह का रंग वो किस प्रकार होता है? आप बोलोगे हरे रंग का होता है। और किसके कारण होता है हरा रंग? आपका सही आंसर होगा मीथेन के कारण। तो अरुण ग्रह पर मीथेन की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण से अरुण ग्रह को हरित ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बन्नी ग्रासलैंड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड पूछा गया है कहाँ पे अवस्थित होगा, कहाँ पे पाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित 4 मठों में कौन सा मठ शिव को समर्पित है? तो शिव को समर्पित कौन सा मठ होगा? आपका सही आंसर है कि श्रृंगेरी मठ। तो श्रृंगेरी जो मठ है ये भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि द्वैताद्वैतवाद कर समर्थक कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद कर के समर्थक कौन थे? आपका सही आंसर होगा कि इस द्वैताद्वैतवाद कर के समर्थक और निम्बकाचार्य थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन है? आपका सही आंसर होगा कि कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण गजनवी का भारत पर कौन सा आक्रमण था? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा क्या किया गया है कि भारत पर अनेक बार आक्रमण किया गया है, और उनका जो अंतिम आक्रमण था वो 1025 का आक्रमण था। तो इस 1025 के आक्रमण में उन्होंने क्या किया था कि सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था मोहम्मद गजनवी ने। तो ये कौन से क्रम का आक्रमण था? आपका सही आंसर होगा कि ये आपका 16वें क्रम का आक्रमण था। ऑप्शन
सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो आपसे मकबरा शैली का जन्मदाता पूछा गया है, तो कौन होगा। आपका सही आंसर है इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था। तो अकबर ने कब लड़ा था अंतिम युद्ध। आपका सही आंसर होगा कि 1601 ईस्वी में अकबर के द्वारा अंतिम युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी। तो अंतिम यूरोपीय कंपनी पूछी गई है आपसे, अंत में कौन आए थे भारत में। आपका सही आंसर होगा कि स्वीडिश ये अंतिम कंपनी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तो तेलंगाना राज्य बताना है आपको कि इस राज्य का गठन कब होता है। आपका सही आंसर होगा कि तेलंगाना राज्य का गठन ये 2/6/2014 को। तो 2/6/2014 को क्या होता है कि तेलंगाना राज्य का गठन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। तो किस वर्ष होता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में कब शामिल हुआ। तो पंजाब प्रांत कब किस वर्ष हुआ था शामिल ब्रिटिश इंडिया में। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि 1849 ईस्वी में पंजाब ये ब्रिटिश प्रांत में शामिल हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ट्री मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो भारत में ट्री मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं। आपका सही आंसर होगा कि विष्णु लांबा। तो विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पाहुला प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने शुरू की थी। तो ये जो पाहुला नामक प्रथा है ये सिखों के किस गुरु के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आपका सही आंसर होगा कि सिखों के 10वें गुरु के द्वारा। तो चलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो कितने पुराणों में पाई गई है। आपका सही आंसर होगा कि ये जो राजाओं की वंशावली है ये आपका 5 पुराणों में पाई गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डाइमेकस नामक राजदूत किस शासक के समयकाल भारत आया था। तो किस शासक के समयकाल में डाइमेकस नामक राजदूत ये भारत आता है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा बिंदुसार के समय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है। आपका सही आंसर होगा कि हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल इन 4 में से कौन सी होगी। आपका सही आंसर है कि चना ये रबी की फसल है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया। तो अवकाश कितनी बार लिया जाता है पंचवर्षीय योजनाओं में। आपका सही आंसर होगा कि 3 बार अवकाश लिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी। आप बोलोगे हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चलती है। आप बोलोगे 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती है। और उसके बाद 56 से 61 तक दूसरी चलती है। फिर उसके बाद तीसरी चलती है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किस वर्ष हुआ था। तो इंदिरा साहनी और बनाम भारत संघवाद ये
किस वर्ष हुआ था? आपका सही आंसर होगा कि यह आपका वर्ष 1992 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा, किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ कि एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता? ये आपका कब लागू हुआ था? आपका सही आंसर होगा कि 1996 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और ये तिरंगा ये संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? आपका सही आंसर होगा हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? आपका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 243 का ओ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किस विधेयक को रोकने के लिए किया गया था? आपका सही आंसर होगा कि वो आपका इनमें से कोई नहीं था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं पूछा गया है आपसे किस राज्य में अवस्थित होगी? आपका सही आंसर है कि यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना या फिर गिद्ध संरक्षण अधिनियम लागू होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? तो श्रीलंका की संसद का नाम पूछा गया है आपसे, क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि पार्लियामेंथुआ। तो पार्लियामेंथुआ ये श्रीलंका की संसद का नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जिस तरीके से भारत की संसद का नाम संसद है उसी तरीके से श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? आप बोलोगे पार्लियामेंथुआ। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र सबसे पुराना है? तो कौन सा ब्राउज़र सबसे पुराना है इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी शब्द को हटाने के लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है वह है। तो हम किसी भी शब्द को किस कुंजी के द्वारा हटा सकते हैं? आपका सही आंसर होगा कि आपका ये Ctrl+X। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पूरी स्क्रीन खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? यदि आप पूरी स्क्रीन को खोलना चाहते हैं तो किस कुंजी का प्रयोग करोगे? आपका सही आंसर होगा कि F11। तो F11 कुंजी का प्रयोग करोगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है ये रीजनिंग का सवाल होगा आपके सामने। तो चलिए कि यदि RAM का कोड 416 है, ठीक इसी प्रकार से इसका कोड ये है, तब इसका कोड क्या होना चाहिए? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा, इसको मैचिंग करोगे आप। अब इधर देखोगे कि आर का कोड 4 है, ए का कोड 1 है, एम का कोड 6 है। ठीक इसी प्रकार से एस का कोड 9 है, एच का कोड 8 है, ए का कोड 1 है और वाई का कोड 7 है, ए का कोड 1 है और एम का कोड 6 है। तो ठीक इसी प्रकार से एम का कोड कितना होना चाहिए? एम का कोड कितना? एम का कोड इधर 6 है और ए का कोड 1 है और वाई का कोड कितना होना चाहिए? तो वाई का कोड आपका 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अब ठीक इसी प्रकार से अगला सवाल भी रीजनिंग का सवाल है, ये आपको करना है। तो NEUROTIC को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या किया गया है देखोगे आप इसको ध्यान से। तो ये जो शब्द, ये जो अक्षर हैं, वर्ड हैं, ये आगे पीछे
किए किए गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी आप आगे पीछे करोगे, आपका सही आंसर निकल जाएगा। आपका सही आंसर क्या निकलना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे? चलिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है, आप करके देखोगे इसको तो आपका उत्तर क्या निकलता है। तो चलिए करिए आप इसको, देखिए क्या उत्तर निकलता है आपका। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा, ये निकलना चाहिए आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को ये इसका कोड है, ये लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर है वो क्या निकलना चाहिए? तो ये पूछा गया है आपसे कि ये आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपका सही उत्तर निकलेगा जब आप सॉल्व करोगे। आपका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, किस अखबार का कथन है? तो यह किस अखबार का कथन है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है? आपका सही आंसर होगा कि यह अल्मोड़ा अखबार का कथन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई? तो कब होती है रेशम कीट फार्म की स्थापना? आपका सही आंसर होगा कि ये 1958 में रेशम कीट फार्म की स्थापना होती है। कहाँ पे? आप बोलोगे देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यूएस नगर में थारो की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करती है? तो कुल कितने प्रतिशत के आधार पर थारो जनजाति के लोग उधम सिंह नगर में निवास करती है? आपका सही आंसर होगा कि 90। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन में कुल्ली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो कुल्ली एजेंसी की स्थापना लैंसडाउन में किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 1912 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अन्नकूट मेला किस जनपद में लगता है? तो अन्नकूट मेला पूछा गया है, किस जनपद में होता है इस मेले का आयोजन? आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति किस स्थान पर मिली थी? तो कहाँ पर मिली थी? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा जोशीमठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चमोली के जोशीमठ में क्या हुआ था कि नृत्य करते गणेश की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? आपका सही आंसर होगा कि ये 1858 में की गई थी स्थापना। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया? तो कौन सा भूमि बंदोबस्त था वो जिसके बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया गया था? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि 1823 का जो भूमि बंदोबस्त था उसमें उत्तराखंड को या फिर कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कण्व आश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो कण्व आश्रम किस पर्वत के मध्य स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि हेमकूट व मणिकूट पर्वत के ऊपर अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कण्व आश्रम ये कहाँ पे है? आप बोलोगे ये पौड़ी में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि तराई पुनर्गठन अधिनियम कब का है? तो ये तराई पुनर्गठन अधिनियम ये किस वर्ष का है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये जो तराई पुनर्गठन अधिनियम है ये आपका 1992 का है, सॉरी 1892 का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में पहली HDI रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो प्रथम HDI रिपोर्ट ये किस वर्ष जारी होती है? आपका सही आंसर होगा कि
2019 में जारी होती है प्रथम HDI रिपोर्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई थी? तो कब होती है इसकी स्थापना? आपका सही आंसर होगा कि 1924 में कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना होती है। कहाँ पे? आप बोलोगे अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो अनिल प्रकाश जोशी पूछा गया है किस वर्ष मिलता है इनको पद्मश्री पुरस्कार? आपका सही आंसर होगा कि 2005 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपका सही आंसर होगा कि पौड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में हुई है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा टिहरी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैकलम हैली गो बैक का नारा किस सभा से दिया गया था? तो मैकलम हैली गो बैक ये नारा किसने दिया था? किस सभा के द्वारा दिया गया था? आपका सही आंसर होगा कि यह नारा अमन सभा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अमन सभा की स्थापना ये कहाँ पे होती है? आप बोलोगे पौड़ी में अमन सभा की स्थापना होती है। और अमन सभा की स्थापना किस वर्ष होती है? आप बोलोगे वर्ष 1930 में पौड़ी में अमन सभा की स्थापना होती है। और यह नारा कि मैकलम हैली गो बैक ये अमन सभा के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं? तो पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछा गया है आपसे। आपका सही आंसर होगा कि यह रामनगर को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था? तो गढ़ का अभिमन्यु किसको कहते हैं? आप बोलोगे श्रीदेव सुमन को कहते हैं। और किस व्यक्ति ने कहा था? आपका सही आंसर होगा कि B.D. पांडे जी के द्वारा कहा गया था। B.D. पांडे ने क्या कहा था श्रीदेव सुमन को? गढ़ का अभिमन्यु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चुंडपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो चुंडपुर कहाँ का प्राचीन नाम है? आपका सही आंसर होगा कि यह विकास नगर का प्राचीन नाम है चुंडपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मुनसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है? तो कौन सा आवास होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा शीतकालीन आवास। तो कौन सा आवास है? आप बोलोगे शीतकालीन आवास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो घराटों के ऊपर टैक्स लगाने का सुझाव ये किसके द्वारा दिया गया था? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि यह बेकेट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था कत्यूरी वंश का संस्थापक? आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि बसंत देव ये कत्यूरी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अठोर विद्रोह किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? तो अठोर जो विद्रोह है ये कौन से टिहरी नरेश थे वो जिनके समय में अठोर विद्रोह हुआ था? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि ये सुदर्शन शाह के समय काल की बात है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मजखाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो मजखाली बुग्याल कहाँ पर अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है कि मजखाली बुग्याल ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा? आपका सही आंसर है मिल्लम ग्लेशियर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्थित पंचप्रयागों में
पहला प्रयाग कौन सा है? तो पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर है कि यह विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में तीन टिकटी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो तीन टिकटी प्रथा ये किस जनजाति से संबंधित है? आपका सही आंसर होगा यह थारू जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रावण की तप स्थली बैरास कुंड किस जनपद में अवस्थित है? तो रावण की तप स्थली कहाँ पे है? आप बोलोगे बैरास कुंड में है। और किस जनपद में अवस्थित है? आपका सही आंसर होगा कि यह चमोली जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गोरखों के समय मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? तो गोरखों के समय में जिस भूमि को मंदिरों को देते थे उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? आपका सही आंसर होगा कि उस भूमि को गूंठ कहते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान चुनाव आयुक्त पूछा गया है आपसे, कौन होंगे? आपका सही आंसर होगा कि वर्तमान चुनाव आयुक्त वो चंद्रशेखर भट्ट हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या अर्थात उपचुनाव के बाद कितनी थी? तो चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आपका सही आंसर होगा कि चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या 7 थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वाद्य यंत्र कौन सा है उत्तराखंड का? आपका सही आंसर होगा ढोल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र ये कब घोषित किया गया है? आप बोलोगे वर्ष 2015 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा की आरक्षित सीट किस जनपद में सर्वाधिक है? तो अनुसूचित जाति अर्थात एससी जाति के लिए विधानसभा की सीटें आरक्षित सबसे अधिक किस जिले में हैं? आपका सही आंसर होगा कि यह आपके रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही, सॉरी, ऑप्शन बी हरिद्वार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। रुद्रप्रयाग में तो विधानसभा की मात्र 3 सीटें हैं। ऑप्शन बी आपका हरिद्वार हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, नागकटी रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड में नागकटी रानी हम किसको कहते हैं? आपका सही आंसर होगा कि कर्णावती को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में कब विलय हुआ? तो टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत में विलय किस वर्ष होता है? आपका सही आंसर है कि 1 अगस्त 1949 को। तो 1 अगस्त 1949 को क्या होता है कि टिहरी रियासत संयुक्त प्रांत में इसका विलय होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। ऑप्शन बी 1 अगस्त 1949, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड में मात्र 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी होगी? आपका सही आंसर है कि यह अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की किस नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए उसके जल को ग्रहण नहीं करते? तो किस जल को ग्रहण नहीं करते हैं? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा टोंस नदी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी होनी चाहिए टिहरी बांध की ऊंचाई? आपका सही आंसर होगा
टिहरी बांध की ऊंचाई ये 260.5 मीटर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट, टिहरी बांध का दूसरा नाम राम तीर्थ सागर भी है, तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है कि स्वामी राम तीर्थ की तप स्थली रही टिहरी शहर किस वर्ष पूर्ण तरह से डूब गई। तो टिहरी शहर ये पूर्ण रूप से कब किस वर्ष डूब जाती है? आपका सही आंसर होगा कि वर्ष 2002 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।